आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में डिफ्लेक्शन इन बीम्स के बारे में जानकारी लेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या फॉर्मूलेज लगाने पड़ते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में ये दिख रहा है, एक बीम यहाँ पर बना है जो कि कांटिलीवर टाइप का है। देखिए, एक जो इसकी जो एंड है वो क्या है, फिक्स्ड है, रिजिडली फिक्स्ड है, और ये जो बीम है देखिए स्ट्रेट लगा हुआ है, और इसके एंड में जो दूसरा जो एंड है वो क्या है, बिल्कुल फ्री एंड है, और पहला एंड क्या है, रिजिडली फिक्स्ड है, और दूसरा एंड फ्री है। तो जो फ्री एंड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को लगा रहे हैं। फोर्स का जो वैल्यू है उसे हम F से डिनोट कर रहे हैं, है ना। और फोर्स का जो हमें दूरी दिख रहा है, डिफ्लेक्शन जो दिख रहा है, इसे हम स्मॉल f या डेल से भी हम डिनोट कर सकते हैं। दरअसल इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए इस फॉर्मूले पर हम थोड़ा सा और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो देखिए यहाँ पर जो जो नॉमेनक्लेचर्स इसके लिखे हुए हैं उन पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो लेंथ ऑफ बीम जो है ये L लिखा हुआ है, कैपिटल L, और हमने लेंथ जो बीम है उसका हमने नाम रखा है A, और एक B, दोनों टर्मिनल का हमने नाम रखा है A और B। अब इसके बाद में जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो है इसका जो डिफ्लेक्शन का जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं, या हम डेल से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये जो डिफ्लेक्शन का जो एंगल है ना, उस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं, या उसे थीटा से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ बीम्स को हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के बीम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखने को दिख रहा है ये टाइप्स ऑफ बीम। तो यहाँ पर दरअसल 5 प्रकार के बीम बताए जा रहे हैं। पहला होता है देखिए कांटिलीवर बीम, दूसरा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, तीसरा होता है ओवरहैंगिंग बीम, चौथा होता है फिक्स्ड बीम, और पांचवा होता है कंटिन्यूअस बीम। तो इन पांचों के जो फिगर्स हैं, जो पांचों के जो डायग्राम्स हैं, उन पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कांटिलीवर बीम को तो आपने देख ही लिया है, और बाकी सब बीम्स को भी हम एक एक करके हम बारी बारी से देखते चले जाते हैं। देखिए ये है टाइप्स ऑफ बीम्स के पिक्चर्स हैं। देखिए 5 प्रकार के बीम हमारे सिलेबस में है, और एक्चुअल रियलिटी में भी ऑलमोस्ट 5 प्रकार के बीम में सारे बीम्स के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बीम होता है वो क्या होता है, कांटिलीवर टाइप का। इसमें क्या होता है कि एक एंड तो फिक्स्ड रहता है रिजिडली, बट दूसरा एंड क्या रहता है, फ्री रहता है ना। दूसरा जो देखिए ये क्या है, ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग मतलब कि इसके जो सपोर्ट्स रहते हैं, इसके सपोर्ट से भी थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ रहता है बीम। ओके, मतलब सपोर्ट से, सपोर्ट का जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सपोर्ट यहाँ पर है, और यहाँ से थोड़ा सा और क्या चीज़ है, जो बीम का जो सरफेस है वो एक्सटेंडेड है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग, मतलब बढ़ करके आगे की ओर वो हैंग कर रहा है, लटक रहा है। ठीक है। तीसरा है फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड में क्या होता है कि इसके दोनों जो एंड हैं वो क्या रहते हैं, रिजिडली फिक्स्ड रहते हैं। और तीसरा जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली सपोर्टेड। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें आपको सिंपली सपोर्टेड टाइप के भी बीम्स यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलेंगे, सिंपली सपोर्टेड और कांटिलीवर। तो सिंपली सपोर्टेड को आप समझ लेंगे तो एक जो पॉइंट रहता है ये क्या रहता है, रिजिडली फिक्स्ड रहता है, और दूसरा जो रहता है ये रोलर एंड पे रहता है। ठीक है, रोलर एंड हम इसे कहते हैं, ROLLER, रोलर एंड। तो रोलर एंड पे रहने की वजह से इसका क्या होता है कि रोलर एंड पे होने की वजह से ये क्या करता है, जैसे इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब लगता है, या इसमें कोई पॉइंट लोड लगता है किसी भी प्रकार का, तो ये क्या होता है कि ये जब डिफ्लेक्ट होता है तो रोलर सपोर्ट से क्या करता है, आगे पीछे मूव होने के लिए अलाउ करता है, परमिट करता है। अगर हम रोलर एंड को अगर हम हटा करके अगर रिजिडली फिक्स कर दें तो हो सकता है कि जब भी हम इसमें लोड लगाएं तो हो सकता है कि ये उतना फ्रीली मूव ना हो पाए जितना फ्रीली मूव इसे होना चाहिए। ये रोलर एंड क्या ये रिजिडली फिक्स्ड क्या करेगा, इसे मूव होने नहीं देगा, उसे ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए ये है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या रहते हैं कि जो सपोर्ट्स जो लगे रहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 सपोर्ट यहाँ पर लगे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस बीम हम किसे कहेंगे कि जहाँ पर सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा लगे हों, 2 से ज़्यादा सपोर्ट लगे हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड भी होता है, कि कंटिन्यूअस तो है पर ओवरहैंगिंग भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग कंटिन्यूअस बीम। जैसे मान लीजिए कि इसी बीम के अगर दोनों डायरेक्शन में अगर थोड़ा थोड़ा अगर ये निकल जाए
बीम का सरफेस अगर एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग कंटिन्यूस बीम कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड, तो मतलब ये देखिए एक तरफ से रिजिडली फिक्स्ड तो है, बट दूसरे तरफ से क्या है, रोलर एंड फिक्स्ड है। इसे हम ट्रायंगुलर एंड कहेंगे, ट्रायंगुलर एंड फिक्स्ड, और इसे हम रोलर एंड फिक्स्ड कहेंगे। तो ये इसे हम रिजिडली फिक्स्ड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो एंड है वो क्या है, कैंटिलीवर लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो रोलर एंड फिक्स्ड है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा ये हो गया है। अब देखिए ये एक सिंपल सा एक कैंटिलीवर बीम है, जिसमें कि एक जो सामने की तरफ में एक सपोर्ट लग रहा है, यहाँ पर देखिए एक रिजिडली सपोर्ट लगा हुआ है, फिक्स्ड है ये। और देखिए यहाँ पर 3 कंपोनेंट हमें यहाँ पर समझने हैं। 3 कंपोनेंट में से पहला तो ये देखिए F है। F मतलब कि फोर्स या लोड है ना, फोर्स या लोड को हम कैपिटल F से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ से जैसे कि लोड लगने की वजह से जो इसमें स्लोप हमें देखने को मिलेगा, उस स्लोप के एंगल को थीटा से हम डिनोट करेंगे। तो स्लोप कहिए या थीटा कहिए, दोनों का मतलब वही होता है, स्लोप कॉमा थीटा भी लिखा जाता है इसे। और यहाँ पर जितना डिस्टेंस ये डेविएट होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से, उसे हम क्या कहेंगे, डेल से हम डिनोट करेंगे। ओके, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, डेल से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये R क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ये M क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। ठीक है, ये R रिएक्शन हुआ, रिएक्शन मतलब कि सपोर्ट। ठीक है, जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है, तो सिमिलरली उसे बैलेंस करने के लिए नीचे से ऊपर भी तो जो फोर्स लग रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं। हम आने वाले अपने न्यूमेरिकल्स में ये रिएक्शन फोर्स को भी हम फाइंड आउट करने के लिए कुछ अलग अलग फॉर्मूलेस का हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें रिएक्शन फोर्स क्या होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हो गया रिएक्शन फोर्स, ये हो गया मूवमेंट, ये हो गया क्या, लोड या फोर्स हम इसे कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार के बीम रहते हैं। देखिए बीम में देखिए इस प्रकार का फ्रैक्चर हुआ है, इसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कंप्रेशन या टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ये जनरली हम किसी भी जब बीम का प्रॉपर्टी जब हम चेक करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत में ये सब टेस्ट होते हैं, जो कि परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है बीम को। तो इसमें हम कंप्रेशन या टेंसाइल या फटीग या स्टीफनेस, ये सब इस प्रकार के हम अलग अलग प्रकार के हम फोर्स लगाते हैं, और ये हम देखते हैं कि कितने फोर्स पे कितने तीव्रता के साथ, कितने इंटेंसिटी के साथ में ये फेल हो रहा है। तो हम देखिए यहाँ पर जितने भी बीम है, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए मार्किंग किया गया, स्केल्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे मैसिंग्स बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये जो बॉक्स है ये 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो है हर एक 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का बॉक्स बना करके ये देखा गया है कि इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाली गई है, कि कितने लोड में ये क्रश हो रहा है, कितने लोड में ये फेल हो रहा है ना। तो हर जो जितने भी आप यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर मॉडल्स हैं, तो 8 के 8 जो 8 मॉडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये हर मॉडल क्या है, अलग अलग मटेरियल के बने हैं, अलग अलग डायमेंशन के हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनकी कंपैरिजन की जा रही है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल फॉर्मूलेज। ठीक है, कुछ फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है, इसकी सामर्थ्य क्या होगी, उसकी क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, ताकि हमें आइडल बीम का हम डिजाइनिंग कर सकें। ओके, या हम कुछ ऐसे मटेरियल्स की हम डिजाइनिंग कर सकें जिसके कारण से कि हमारे बीम का जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, एनहांस हो सके। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे अपने और कुछ नेक्स्ट फिगर्स पर हम फोकस करते हैं। देखिए ये फिगर को तो आपने देख लिया था, अब देखेंगे हम इस फिगर को। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट लोड लगा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों एंड इसके क्या है, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है। और क्या है, इसमें देखिए बीचों बीच पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, बीम का लेंथ L बताया जा रहा है। देखिए डिफ्लेक्शन जो है इसे हम डेल से डिनोट करते हैं, डेल को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, आगे आपको फिगर में ये देखने को मिल जाएगा डेल को किस प्रकार से लिखते हैं, डेल और थीटा। ओके, तो ये जो है देखिए डेल हुआ, और यहाँ पर देखिए जो स्लोप दिख रहा है ना, सीधा लाइन और ये वाला स्लोप, तो इन दोनों का जो डिग्री होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ स्लोप कहेंगे। ठीक है, इसे हम डिग्री कहेंगे। और ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन जो रहता है mm में रहता है, और स्लोप जो रहता है वो डिग्री में रहता है, थीटा। ठीक है,
तो ये पॉइंट लोड के ऊपर में ये हो गई, ये यहाँ पर ये चीज़ हो गई, यहाँ पर है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक बीम यहाँ पर रेस्ट किया हुआ है, लेंथ है, डिफ्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा अगला फिगर है। देखिए यहाँ पर टाइट रोप डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रोप जो रहता है ये क्या रहता है, बहुत ही टाइटली फिक्स्ड रहता है। और जैसे इसमें एक जो आप देखे होंगे सर्कस में या कई ऐसे जगह पर कि एक जोकर रहता है, वो जोकर क्या करता है कि एक पोल लेता है, उस पोल के को बैलेंस करते हुए वो क्या करता है, रोप में वो चलता है, रोप में वो क्या करता है, चलते जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वो रोप में जैसे जैसे चलता है, तो जब वो फिक्स्ड एंड के पास में रहता है तो उतना ज़्यादा हमें डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है रोप में। लेकिन जैसे जैसे वो बीच में जाते जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि रोप में ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये रोप जो है जैसे जैसे वो मिडिल पोजीशन पर जाता है तो यहाँ पर क्या सपोर्ट से वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और स्लोप की जो डिग्री है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब भी लोड जो है वो मिडिल पॉइंट पर लगता है। तो या ये भी हम कह सकते हैं कि सपोर्ट से जितनी ज़्यादा दूर में जब लोड लगेगा तो उतना ज़्यादा हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ये डायग्राम में क्या हो रहा है कि देखिए शुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड मोर देन 0.4 है ना, फ्लोर जॉइस्ट और बीम डिफ्लेक्टिंग फ्लोर डिफ्लेक्शन एक्सेग्रेटेड फॉर क्लियरिटी। ओके तो यहाँ पर देखिए ये भी डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक पॉइंट लोड है जो कि नीचे की ओर अप्लाई किया जा रहा है और रिएक्शन जो है इसको सपोर्ट करके रखें। जो रिएक्शन है ये किस तरफ में लोड लगा रहे हैं, रिएक्शन ऊपर की ओर लोड लगा रहे हैं और ये पॉइंट लोड नीचे की ओर लोड लगा रहा है। तो अब क्या है, जैसा जो भी बीम का जो स्ट्रेंथ रहेगा, सॉरी स्ट्रेस जो रहेगा, इंटरनल स्ट्रेस रहेगा, उस स्ट्रेस के बाद में अगर आप लोड अगर लगाते हैं तो नो डाउट ये जो बीम रहेगा अपना ओरिजिनल शेप साइज पोजीशन जो है उसे छोड़ करके ये अपने नए शेप साइज पोजीशन को बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें पॉइंट लोड लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, अपना जो है वैल्यू को ये बढ़ा देगा और ये कुछ हमें एंगल देगा स्लोप और कुछ हमें डिस्टेंस देगा जिसे कि हम डिफ्लेक्शन कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगले फिगर को। ये देखिए तो हमारे मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखिए 3 प्रकार के लोड हमें पढ़ने होते हैं। एक होता है देखिए ये पॉइंट लोड, एक होता है ये ट्रायंगुलर लोड। तो ट्रायंगुलर लोड इस टाइप का, देखिए जैसे राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है ना, बस ऐसा ही ये ट्रायंगुलर लोड होता है। तो ये देखिए ये जो 15 किलो न्यूटन जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया। और ये जो ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है आपको 30 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर लोड हो गया। तो ये ट्रायंगुलर लोड दरअसल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रायंगुलर लोड को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, बट हमें ये चीज़ भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हार्डली ये 10 to 15 मिनट्स ही लेगा ट्रायंगुलर लोड, तो हम इसे भी हम फोकस कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ट्रायंगुलर लोड। जैसे पॉइंट लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, उसी प्रकार से ट्रायंगुलर लोड भी होता है। जैसे वो भी क्या होते हैं, जैसे पॉइंट लोड के अलग फॉर्मूले, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल के अलग फॉर्मूले, तो सिमिलरली ट्रायंगुलर लोड के भी जो फॉर्मूले होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 3 मीटर का बीम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और किस प्रकार का बीम है, ये कांटिलीवर टाइप का बीम है। एक एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड क्या है, फ्री है। अब हम अगला देखते हैं, अगले फिगर को। ये देखिए अगला फिगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बीम है, इस बीम के ऊपर में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। देखिए W0 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम यहाँ पर बनाया गया जो कि इस प्रकार का पैराबोलिक टाइप का बना हुआ है। यूडीएल में ये पैराबोलिक टाइप का बनता है और अगर ये पॉइंट लोड रहेगा तो स्ट्रेट लाइन से बनता है, ये स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस चीज़ को भी हम देख लेंगे आगे के फिगर्स में। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम चार्ट जैसा दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बीम में अलग अलग प्रकार से देखिए लोड लगा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल देखिए टिप पर लगा हुआ है, टिप मतलब कि बिल्कुल एंड पॉइंट पर। यहाँ पर थोड़ा 3/4 दूरी पर लगा हुआ है, मतलब कि जो एक जो फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड से 75% दूरी पर लगा हुआ है। जैसे अगर 4 मीटर अगर इसका लेंथ है तो
3 मीटर के लेंथ पर क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। अब देखिए कैंटिलीवर बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। अब देखिए चौथे नंबर में देखिए कैंटिलीवर बीम पे ट्रायंगुलर लोड लगा हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5th नंबर में क्या चीज़ है, कपल मूवमेंट एम एट फ्री एंड यहाँ पर दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मतलब बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है वो चीज़ देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए पहला जो है स्लोप एट फ्री एंड, तो स्लोप हमें यहाँ पर पहला है देखिए थीटा से हमें स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर अलग अलग दिया जा रहा है, जैसे PL²/2EI। तो P क्या है यहाँ पर लोड है, L क्या है लेंथ है, E क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बीम, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिमिलरली यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए ओमेगा क्या रहेगा यहाँ पर, ये एंगुलर रहेगा। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट को हम ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए जितना भी x आपको दिख रहा है तो उस x डिस्टेंस पर कितना डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये चीज़ का ये फॉर्मूला। बट ये जो डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन x जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कारण ये है कि ये डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन इन टर्म्स ऑफ x जो है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है जनरली हमारे एंड सेमेस्टर में। हमारे एंड सेमेस्टर में स्लोप एट फ्री एंड पूछा जाता है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा जाता है। तो ये दोनों पर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे, स्लोप एट फ्री एंड और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। स्लोप एट फ्री एंड थीटा का जो भी फॉर्मूला है इसे हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिसेस से हमें वो अपने आप याद हो जाएंगे। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के भी जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि डेल से हम डिनोट करते हैं डेल मैक्स यहाँ पर लिखा हुआ, और PL³/EI। जनरली अगर देखा जाए तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के अगर सेम केस हैं तो उसके जो फॉर्मूले हैं वो भी ऑलमोस्ट बहुत कुछ सिमिलर होते हैं। ठीक है, उसका जो पैटर्न होता है वो बहुत कुछ सिमिलर रहता है। तो ये जितने भी फॉर्मूले आप लोगों को दिख रहे हैं, इसे आपको थोड़ा सा केयरफुली आप लोगों को पढ़ करके थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए अब हम अगले फिगर में की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला फिगर है बीम एंड लोड केसेस। तो यहाँ पर देखिए बीम यहाँ पर अलग अलग प्रकार का दिया हुआ है, सभी के सभी यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है। लेकिन देखिए एक में देखिए यहाँ पर पॉइंट लोड लगा है, दूसरे में यहाँ पर पॉइंट लोड लगा है, तीसरे में देखिए कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, चौथे में ये ट्रायंगुलर लोड है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, और 5th नंबर के फिगर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ट्रायंगुलर लोड है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। ऊपर वाला डिक्रीजिंग है और नीचे वाला इंक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम की ओर जा रहा है तो उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। और 6th नंबर का जो ये फिगर है इसमें हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एम मूवमेंट मतलब एक रोटेशन देखने को मिल रहा है बीम में। कुछ इस प्रकार का लोड लगा हुआ है कि वो क्या बना रहा है, कपल ऑफ मूवमेंट, मतलब कि रोटेशन किस्म का बना रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है, मैक्सिमम बीम डिफ्लेक्शन जो है, यहाँ पर देखिए ये सब फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले के माध्यम से हमें सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं। आइए अगले फिगर की तरफ देखते हैं। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पर भी कुछ 2 फिगर्स हमें देख सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस प्रकार से आपको एक चार्ट जैसा बनाना होगा। इस चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको किस स्टाइल से किस पैटर्न में आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखने हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए? पहला है बीम का जो विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो एक जैसा होना चाहिए, और दूसरा है बीम की जो गहराई है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में, ये बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी बीम जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की होनी चाहिए तो उसमें क्या क्या हमें पॉइंट देखने के योग्य हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला तो कंडीशन है कि विड्थ और डेप्थ यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा ये है कि बीम का जो स्ट्रेंथ है वो ओवरऑल एक जैसा होना चाहिए। अगर बीम का स्ट्रेंथ ओवरऑल एंटायर लेंथ अगर वो सेम है बीम का स्ट्रेंथ, तो हमें जो स्लोप या बेंडिंग स्ट्रेस जो हमें देखने को मिलेगा वो भी एंटायर लेंथ में यूनिफॉर्म एक जैसा ही हमें देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि बीम की बनावट जो है, बीम की जो संरचना है वो किसी जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे कोने कोने पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है बट बीच में वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वैसे बीम की जो डेफिनेशन जो है वो हम प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसको।
उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो सरफेस टू सरफेस, लोकेशन टू लोकेशन, उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, वरी हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कर पाएंगे, उसे प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर ये शायद नहीं खुल पा रहा है। ओके, तो आइए हम अब अगले फिगर की ओर चलते हैं। देखिए ये जो फिगर है, देखिए इस फिगर में भी आपको ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो नहीं है, ये पॉइंट लोड लगा हुआ है और ये फिगर में बहुत ही क्लियर हो रहा है। देखिए ये जो θ1 जो देखने को मिल रहा है, ये जो θ2 देखने को मिल रहा है, ये क्या है, स्लोप एट एंड ए है और स्लोप एट एंड बी है, या स्लोप एट पॉइंट 1, स्लोप एट पॉइंट 2, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। और ये P जो है, ये देखिए डिफ्लेक्शन, ये जो दूरी जो दिख रही है ना, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, जिसे कि हम ये देखिए इस प्रकार से डेल से हम डिनोट करते हैं, डेल मैक्स। ठीक है, इसे हम डेल से हम डिनोट करते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल कहते हैं। और ये देखिए ये जो है बीम की लेंथ है एल। तो इसी पर ये आधारित है जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी रीडिंग्स हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए ये एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि पी लोड लग रहा है, जिसका कि लेंथ एल है। एक जो है सपोर्ट वो ट्रायंगुलर सपोर्ट है और दूसरा रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट इसलिए दिया जाता है कि जैसे ही लोड लगे तो ये बीम जो है हल्का सा डेविएट हो सके आगे या पीछे की ओर। ये टाइप्स ऑफ बीम हमने देख लिया था। आइए अब हम कुछ थ्योरी पार्ट्स की ओर चलते हैं। देखिए थ्योरी में ये लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, घर्षणों का विक्षेप। यहाँ पर लिखा हुआ है वेन एवर बीम इज लोडेड इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो जब भी बीम में किसी भी प्रकार का लोड लगता है तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। देखिए ये कांटिलीवर टाइप का बीम है, फ्री एंड में इसमें पी लोड लगा है, तो ये अपने पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन बी से लेकर के कहाँ चला गया, बी डैश तक के चला गया। तो ये जो लेंथ जो रहेगी बी से बी डैश की, उसे हम डेल से डिनोट करेंगे और वही क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का वैल्यू कहलाएगा। और ये जो नीचे की जो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन के बीच में जो एंगल जो बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक एंगल किस्म का बन रहा है बी ए बी डैश, बी ए बी डैश में जो एंगल जो बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, जो थीटा की जो वैल्यू रहेगी उसे हम स्लोप कहेंगे। एज सोन इन फिगर ए बी इज अ बीम लोडेड एट पॉइंट at a loaded a point load at free end due to load deflection y and hence position a b dash of a beam। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ बीम देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ धरनों में सामर्थ्य, इट शुड बी इनफ टू रेजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स और टू बी रेजिस्टेड द बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस ऑफ बीम इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ बीम क्या बताया जा रहा है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल लोकेशन पे वो जब तक के जितने ज़्यादा लोड तक के वो रजिस्ट कर पाता है, मतलब अपने आप को संभाल पाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बीम बोलेंगे। जितने जल्दी वो अपने पोजीशन को रजिस्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी से वो अनरजिस्ट कर देगा, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम लो स्ट्रेंथ ऑफ बीम कहेंगे। ओके, आगे देख सकते हैं। देखिए अगला एक डेफिनेशन लिखा हुआ है स्टिफनेस ऑफ बीम। तो स्टिफनेस ऑफ बीम क्या होता है, देखिए डिफ्लेक्शन के आधार पे, मतलब अगर डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करने वाला जो कहना चाहिए जो मेंबर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं, स्टिफनेस ऑफ बीम। ठीक है, और स्टिफनेस का देखिए एक और फॉर्मूला भी है कि E इंटू आई को भी हम स्टिफनेस कहते हैं, मतलब S से हम डिनोट, कैपिटल S से हम डिनोट करते हैं स्टिफनेस को। तो S इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल E इंटू कैपिटल I, मतलब E जो रहता है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, I जो रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है। ओके, तो डिफ्लेक्शन को जो रजिस्ट करता है उसे ही हम स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है, मतलब स्टिफनेस भी जो है एक तरह से देखा जाए तो बीम की स्ट्रेंथ को ही हम स्टिफनेस कहते हैं, कि बीम कितना स्ट्रांग है, बीम कितना स्टिफ है। अगला जो है देखिए पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, बीम which are deflected in form of curvature due to load and the equation for slope and deflection। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ, भार के कारण धरन चाप के रूप में किस प्रकार बंकित होती है ढाल, स्लोप व विस्थापन डिप्लेसमेंट के लिए समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर में हम देख सकते हैं, कंसिडर ए बीम ए बी इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मूवमेंट, लेट द बीम डिफ्लेक्ट फ्रॉम ए सी बी to
टू ADB इंटू सर्कुलर, दिस कर्वेचर ऑफ बीम इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये जो A और B जो दिख रहा है इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक बीम को हम क्या कर रहे हैं, बीम के मैकेनिज्म या बीम के पूरे फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर। तो रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक टेक्निक लगाए हैं, ठीक है। वो क्या टेक्निक है, किस तरीके से हम इसके मैकेनिज्म को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए A से B जो है ये एक बीम है, ठीक है। अब इस बीम के चारों तरफ में हमने क्या किया, इसको एक सर्कल जैसा बना लिया है, ठीक है। एक बड़ा सा एक सर्कल जैसा बना लिया है। कैसा सर्कल हमने बनाया, देखिए ये बीम का जो ये जो कोना है इसको भी हमने इस प्रकार से एक हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा हमने बना लिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बना लिया और एक जो इसका जो टिप है उस टिप पे हमने क्या किया, राउंडर को रख करके हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर टाइप का एक इमेजिनरी सर्कल जैसा हमने यहाँ पर बना लिया। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन जैसा भी हमने खींच दिया जिसे कि हम N नाम से डिनोट कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो टिप का पॉइंट हो गया उसे O बोल रहे हैं। एक्सटेंडेड लाइन जो हम खींचे E, नीचे D, ये A और ये B, हर एक का जो पॉइंट है उसके नाम है। जैसे कि इसको देखिए R रेडियस हम बोल सकते हैं, O से A जो है रेडियस है, O से B जो है रेडियस है, ठीक है। ये L/2 मतलब टोटल लेंथ क्या होगा, L होगा। I जो है देखिए स्लोप को बोला जा रहा है या थीटा को बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो देखिए A से B इस प्रकार से देखिए ADB जो है ना, ये इस प्रकार से क्या देखने को मिल रहा है, हमें स्लोप देखने को मिल रहा है। तो अगर इसमें बीचों बीच में अगर कोई भी लोड आएगा तो मैक्सिमम जो ये जो स्लोप देगा वो ADB जितना जो स्लोप दिख रहा है हमें उतना ही हमें स्लोप देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो आगे जो नॉमेनक्लेचर्स लिखे हुए हैं जैसे कि लेंथ ऑफ बीम जो है वो स्मॉल l दिया गया है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं आप लोगों को ये भी एक सजेशन देता हूँ कि आप लोग इसे कॉपी में बनाइए, एक बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको अपने आप खुद ब खुद आपको ये सारी चीज़ें अपने से समझ में आएंगी। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं जाएगी अगर आप थोड़ा सा अगर इसमें एफर्ट दिखाएंगे। तो इसको कॉपी में बनाइए और इसके पूरे डेरिवेशंस को आप इसी प्रकार से सेम लिखते चले जाइए। आप एक बार लिखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, 2 बार जब लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी क्लियरिटी जो है इन सब पॉइंट्स पर बढ़ती चली जाएगी। ओके तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है, अब इसके बाद में हम कुछ नॉमेनक्लेचर्स को और देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या नॉमेनक्लेचर्स हमें देखने को मिल रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके तो देखिए लेंथ ऑफ बीम, बेंडिंग मोमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I, मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम स्मॉल y, स्लोप ऑफ बीम स्मॉल i। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ सर्कल वी नो दैट AC इंटू सी बी इक्वल्स टू ई सी इंटू सी डी। तो यहाँ पर क्या क्या है, AC CB, देखिए AC इंटू सी बी मतलब AC इंटू सी बी इक्वल्स टू EC इंटू सी डी, मतलब EC क्या है, EC इंटू सी डी। अच्छा तो देखिए AC इंटू सी बी, तो वही चीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है। अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर किया जा रहा है, AC क्या है L/2 है और CB भी L/2 इक्वल्स टू EC क्या है 2R माइनस वाई हो जा रहा है इंटू CD भी y है ना। तो बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर निकाला जा रहा है इसे। अब इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं तो L²/4 इक्वल्स टू 2RY आ रहा है, नेग्लेक्टिंग y² बहुत छोटा होने के कारण से इसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम y इक्वल्स टू क्या हो रहा है, L²/8R यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी नो M/I इक्वल्स टू E/R या R इक्वल्स टू EI/M। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला हो गया, देखिए R इक्वल्स टू EI/M। तो इसे बस कुछ भी नहीं करना है, इसे सिंपली अगर आप लिखते चले जाएंगे अपनी कॉपी में तो अपने आप लोगों को ये समझ में आता चला जाएगा। तो ये फॉर्मूले का ये जो डेरिवेशन हम जो देख रहे हैं या थ्योरम किस्म का जो हम देख रहे हैं, ये पूरा थ्योरम हमें पढ़ने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल क्वेश्चन बनाने के लिए केवल और केवल फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ती है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस थ्योरम को आप
कॉपी में अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से ये पूरी वैल्यूज़ जो है आपके सामने आती चली जाएंगी। जैसे एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर को ये देखिए नीचे ट्रांसफ़र कर दिए, इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए, बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके आपको सारी वैल्यूज़ के यहाँ पर फाइंड आउट करते जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो m है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, l जो स्क्वायर है ये नीचे चला जाएगा, तो इसी प्रकार से y की वैल्यू हमारे पास में आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये एल स्क्वायर बाई 8EI बाई m, तो वही है एल स्क्वायर m, ये जो नीचे जो m है इसे हम ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन को हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये वाला इक्वेशन बना एल स्क्वायर m बाई 8EI। तो डिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर m बाई 8EI। सिमिलरली देखिए i जो है ये tan i इक्वल्स टू sin i, बिकॉज i इज़ वेरी स्मॉल है। ओके, i जो है AC बाई OA इक्वल्स टू L बाई 2R। तो इस प्रकार से देखिए स्लोप का भी वैल्यू आ जा रहा है हमारा L बाई 2R या LM बाई 2EI, है ना। कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड स्लोप फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है ये भी हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें कि हमें स्लोप का वैल्यू पता चल गया, डिफ्लेक्शन का वैल्यू पता चल गया है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब सिमिलरली द रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम, ढाल, विक्षेप एवं विस्थापित वक्रता, त्रिज्या, धरणों में संबंध। तो यहाँ पर हमें स्लोप, डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हमें क्या करना है, एक रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए द रिलेशन इज I बाई आर इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन के माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर m बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। तो ये सबको भी अगर आप सामने अगर और फर्दर अगर सॉल्व करते जाएंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप का जो फॉर्मूला है वो है dy बाई डी एक्स, वेयर tan थीटा इज रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, एंगल, स्लोप इन थीटा और डिग्री रेडियन। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर लोडेड विथ ए कॉन्क्रीट विथ ए कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। ठीक है, कैंटिलीवर उत्तोलन धरण के मुक्त सिरे पर बिंदु भार के लिए ढाल एवं विक्षेप की समीकरण यहाँ पर निकालना है। कैंटिलीवर बीम के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो रहता है देखिए वो ये है, लेट W बी द पॉइंट लोड एट फ्री एंड। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लोड यहाँ पर लग रहा है W जो कि फ्री एंड पर है। अब यहाँ पर हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन इसका निकालना है। तो स्लोप एट फ्री एंड का जो फॉर्मूला है WL स्क्वायर बाई 2I, ये सब क्या चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली प्रूव्ड फॉर्मूले हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हम थ्योरम के माध्यम से हम फाइंड आउट करते हैं और कुछ फॉर्मूले को हम प्रैक्टिकली हम फाइंड आउट करते हैं, प्रैक्टिकल करके। ठीक है, रियलिटी में हम प्रैक्टिकल करके उस फॉर्मूले को हम फाइंड आउट करते हैं। अब डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, यहाँ पर क्या चीज़ है, WL क्यूब बाई 3I, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला ये हो गया स्लोप और डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल गया। ये थीटा रेडियंस में रहेगा, इसलिए ये रेडियन हमें डिग्री देखने को मिल रहा है, थीटा मतलब ठीक है एंगुलर ये वैल्यू होती है, इसलिए इसका डिग्री जो है रेडियन में रहेगा, और डिफ्लेक्शन जो रहता है हमेशा mm में रहता है। द इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L एंड लोडेड विथ अ कंसंट्रेटेड लोड एट इट्स सेंटर। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, गणितीय विधि से सरल धरण के लिए ढाल व विस्थापन के लिए समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि विस्तार के मध्य में संकेंद्रित भार प्रयुक्त हो। जहाँ पर हमें सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा RA, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा RB और बीच में एक पॉइंट लोड लगा है P। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको सेम इसी पैटर्न में आप लोगों को एग्जाम में भी बनाना होगा। देखिए नीचे लिखा हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम, तो स्लोप जो है देखिए स्लोप एट सपोर्ट A, तो थीटा A इक्वल्स टू WAB इंटू L प्लस बी डिवाइडेड बाई 6EIL, है ना। स्लोप एट सपोर्ट B, थीटा B इक्वल्स टू WAB इंटू L प्लस A डिवाइडेड बाई 6EIL, है ना। तो वेयर A इक्वल्स टू L बाई 2, B इक्वल्स टू L बाई 2, कैपिटल L इक्वल्स टू स्मॉल l, W इक्वल्स टू P। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन YC इक्वल्स टू PL क्यूब बाई 48EI। तो YC क्या है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, YB क्या है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B, थीटा ए क्या है, स्लोप एट पॉइंट A, थीटा B है स्लोप एट पॉइंट B। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये सब फॉर्मूले इसको आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस होगा, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होगा। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से केयरफुली इम्प्रूव करिए, एनहांस करिए। तो ये सब फॉर्मूले क्या हैं, आप लोगों को थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों को याद करते हुए चलना पड़ेगा।
याद करके रखेंगे तभी ये क्वेश्चंस में आप बना पाएंगे इस प्रकार के। और याद ऐसे नहीं होगा, याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि इसके आधार पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस को अगर बनाएंगे तो क्वेश्चंस को बनाने की वजह से आपको क्या होता चला जाएगा, वो सब भी जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और याद भी होता चला जाएगा। तो बस इसी प्रकार से आप लोगों को सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करना है, बनाते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ। नहीं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब हम बैठेंगे तो कन्फ्यूज़न के कारण से हमें ड्यू टू कन्फ्यूज़न हम क्या करते हैं कि बहुत से क्वेश्चंस को हम गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर बहुत ही एक पॉजिटिव सजेशन आप लोगों को दिया जा रहा है कि ये सब चीज़ों को, जितने भी हमने टॉपिक्स को पढ़े हैं आज के लेक्चर में और पिछले लेक्चर्स में, तो इन्हें आप कॉपी में बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हो जाए और ये सारी चीज़ों को याद नहीं करने की ज़रूरत पड़े, बल्कि ये एक आपका हमेशा के लिए ये जो है आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए, जिससे कि आप इसको किसी भी कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आप आसानी से बना सकें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।